Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी. दिस इज मोहित. आज मैं नाटी हिंदी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ. इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मुझे ये शेयर करना है कि अगर आपको नाटी हिंदी, पंजाबी या गुजराती की कोचिंग चाहिए या फिर आपको पीटी एकेडमिक या कोर की कोचिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में. उस पर क्लिक करके भी आप हमसे चैट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिंपली सर्च कर लीजिए आप MNMMPT नाटी. आपको हम दिख जाएंगे और आप हमसे कोचिंग के बारे में बात कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं. ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं नाटी हिंदी के बारे में, जो निग्लेक्टेड हैं, जिसके बारे में ना काफी स्टूडेंट्स को पता है ना वो उस चीज का ध्यान रखते हैं. क्योंकि नाटी का नाम आते ही सबके दिमाग में पहला वर्ड आता है वोकैबुलरी. तो हमें ये लगता है कि कितनी वोकैबुलरी हम कहाँ-कहाँ से इकट्ठा करके उसको रटना शुरू कर लें और उससे नाटी निकल जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप कितनी वोकैबुलरी रटोगे, है ना? एक लिमिट भी तो होती है. तो 5-10 हज़ार वर्ड की वोकैबुलरी इकट्ठा करके उसको रटने से नाटी क्लियर नहीं होती है. बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी चाहिए होती है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, जो हमारे साथ कोचिंग लेते हैं. उसके साथ-साथ उस वोकैबुलरी का सही समय पर सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है. तो वो सिर्फ़ प्रैक्टिस से आता है. लेकिन वोकैबुलरी के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका हमें नाटी में ध्यान रखना है, पर हम उसका ध्यान अनफॉर्च्यूनेटली कभी-कभी नहीं रखते हैं. तो वो पॉइंटर्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ. नंबर 1 जो है, वो है डिफरेंस बिटवीन डिलिवरिंग द मीनिंग एंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. अब इसका क्या मतलब होता है? हम कई बार जब किसी सेगमेंट को सुनते हैं और सुनकर उसकी नोट टेकिंग करते हैं. नोट टेकिंग करने के बाद जब हम आंसर देते हैं तब हम ये करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्लीज कम इन एंड सिट एंड बी कंफर्टेबल. तो लेट्स से मैं इसकी नोट्स लिख रहा हूं. प्लीज कम इन एंड सिट एंड बी कंफर्टेबल. ठीक है, अब ये मैंने नोट्स लिखी है इसकी. जो मेरे कीवर्ड्स थे वो मैंने शॉर्ट में लिख लिए. अब बोलते वक्त लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, कृपया कर अंदर आइए और बैठिए और आराम से हो जाइए. ऐसे बोलेंगे. क्या ये सही है? क्या हम किसी को ऐसे बोलते हैं रियल लाइफ में कि कृपया कर आइए और बैठिए और आराम से हो जाइए? नहीं. जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश में ये सेंटेंस इस तरीके से क्रिएट किया गया है, क्योंकि इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्लीज हैव अ सीट एंड बी कंफर्टेबल. लेकिन हिंदी में आप किसी को अपने घर पे अगर आपके आए तो कोई आपको ऐसा नहीं बोलोगे कि कृपया बैठ जाइए और आराम से हो जाइए. नहीं, कृपया आराम से बैठ जाइए. तो ये जो चीज समझनी है ना, वो ये समझनी है कि आंसर देते वक्त मुझे हर एक वर्ड का वो लिटरल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है. मुझे इस पूरे फ्रेज का मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या निकलता है और उस मीनिंग को डिलीवर करना है. तो एंड सिट एंड बी कंफर्टेबल का मतलब होता है और आराम से बैठ जाइए. बस इतना उसका मीनिंग मुझे बोलना है. एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट है आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन. ये लेट्स से इंग्लिश में क्वेश्चन में एक लाइन थी. तो आप इसकी नोट्स लिखते हो, आई अफ्रेड आई कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन. ये मेरी नोट्स हो गई. ठीक है, अब ये जो नोट टेकिंग के वैसे तरीके हैं ये हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे स्टूडेंट्स को आइडिया है कि मैं क्या कर रहा हूं. तो ये नोट टेकिंग की भी अपनी एक स्ट्रेटजीज होती हैं. आई अफ्रेड आई कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, मुझे डर है कि मैं ये जानकारी आपसे बांट नहीं सकता. अब यहां पर अफ्रेड का उन्होंने लिटरली वो अफ्रेड वाला मीनिंग का ट्रांसलेशन कर दिया, पर वो गलत है. आप डर नहीं रहे हो उनसे, आप उनको ये कह रहे हो कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन. तो आई एम अफ्रेड का मतलब यहां पर टेक्निकली इंग्लिश में हम कब बोलते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू? बेसिकली यू आर फीलिंग, यू आर अपोलोजाइजिंग कि भाई हम नहीं शेयर कर सकते. तो हिंदी में हमें डर नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है कि मुझे खेद है कि मैं ये जानकारी आपसे बांट नहीं सकता हूं. तो अगेन इसका मैंने मीनिंग समझा कि भाई इसका मीनिंग क्या निकलता है, वो मीनिंग डिलीवर करना है. वो एक्चुअली अफ्रेड का जो ट्रांसलेशन होता है डर, वो नहीं बोलना है.
तो ये फ़र्क हमें जब समझ में आ जाता है, तो हमारे काफ़ी सेगमेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है फ्लुएंसी। अब हमें ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि पीटी में फ्लुएंसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नाटी में फ्लुएंसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एब्सोल्यूटली है। जब आप नाटी में आंसर देते हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, यू हैव टू बी फ्लुएंट। इफ व्हाइल आंसरिंग यू आर हेजिटेटिंग, यू आर फंबलिंग, यू आर टेकिंग न्यूमरस पॉजेस, तो आपके मार्क्स कटेंगे फ्लुएंसी के। कितने कटेंगे, एग्जैक्ट क्या नंबर होता है कि भैया इतने जगह पर हेजिटेशन के इतने नंबर कटेंगे, वो नाटी ने शेयर नहीं किया है, वो काफी ग्रे एरिया है। पर कटेंगे ये हमें पता है, क्योंकि जब लोगों के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें डिटेल में लिखा होता है कि किस कौन सी चीजें वो चेक करते हैं, एंड वो हेजिटेशन को ध्यान में रखते हैं, बहुत ध्यान में रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर ही चला जाऊं, ये वाला सेम एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं और मैं आंसर बोलते वक्त एग्जाम में ऐसे बोलूं, कृपया अंदर आइए और बैठिए और आराम से हो जाइए। अगर मैं ऐसे आंसर देता हूं तो ये फ्लुएंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू स्पीक इन योर लाइक डेली लाइफ व्हेन यू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी, राइट? सो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा जो उत्तर है, आंसर है, वो फ्लुएंट हो, ऐसा हो जैसी हिंदी में रोज घर पे बोलता हूं, इंग्लिश में भी द वे यू कम्युनिकेट एंड यू डिलीवर योर आंसर, इट हैज टू बी फ्लुएंट। तो मैं जब इसका उत्तर दूंगा तो कैसे दूंगा? कृपया कर अंदर आइए और आराम से बैठ जाइए। ये जो तरीका है ना बोलने का, ये एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आपसे while you answer. So fluency is also very important. फ्लुएंसी सिर्फ एक चीज से आती है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जब आप नया नया नाटी की प्रिपरेशन शुरू करोगे, तब आप फ्लुएंसी एक्सपेक्ट मत करिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि फर्स्ट स्टेज फ्लुएंसी नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जब हमें प्रैक्टिस ही नहीं है तो फ्लुएंसी कहां से आएगी? पहला स्टेज होता है मास्टर करना, नोट टेकिंग। नोट टेकिंग मास्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कि आंसर्स कैसे बोलें। ये दो चीजें मास्टर हो गई, फिर इनको थोड़े दिन कंसिस्टेंटली करना है पॉलिश, फिर हम फ्लुएंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टेजेस होते हैं सारे, ये होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है ग्रामर। ये भी बहुत निग्लेक्टेड एरिया है। सबके साथ ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत है। जब हम आंसर देते हैं तब हम ग्रामर की एरर्स करते हैं। और ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, मैं हिंदी ग्रामर की भी बात कर रहा हूं। तो जब हम हिंदी में उत्तर दे रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें जा रहा था, जा रही थी, लाऊंगा, लाऊं, ये वो जो भी हम बोलते हैं, ये मतलब वर्ड्स जो हम यूज करते हैं किस तरीके से यूज करते हैं, टेंस वगैरह का ध्यान रखना ये जरूरी है। सिमिलरली इंग्लिश में आई हैव केम हियर अगर हम बोलेंगे आई हैव कम हियर की जगह, तो वो ग्रामर एरर है, तो उसके नंबर कटेंगे। सो व्हेन एवर यू स्पीक एनीथिंग इन दिस एंटायर एग्जाम, if you make grammar errors, it is definitely getting checked और वो उसके नंबर काटते हैं। अगेन, इतने ग्रामर एरर्स के हम इतने नंबर काटेंगे वो उन्होंने रिवील नहीं किया है, पर ग्रामर एरर्स के हम मार्क्स काटेंगे वो पक्की बात है। क्योंकि मैं पर्सनली खुद हिंदी और गुजराती दो लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, मनमोहित पंजाबी पढ़ाते हैं, और हम देखते हैं जब स्टूडेंट का रिजल्ट्स आते हैं कि और डेली बेसिस पे इतने रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या उनके ईमेल में क्या-क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो और लोग शेयर करते हैं कि भई हमने पहले एग्ज़ाम दी, क्लियर नहीं हुआ, ये फलाना मेरा रिज़ल्ट आया, तो अब आप हमें क्लियर करवाओ। तो अपना जब पुराना रिज़ल्ट भेजते हैं, तब भी हम देखते हैं कि वो क्यों फेल हुए, क्यों 50 नंबर आए, क्यों उनके 51 ही आए 63 में से, क्या कारण है? तो उसमें लिखा होता है प्रॉपर कि ग्रामर की इश्यूज़ आई हैं, ग्रामर की वजह से भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ग्रामर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी, ठीक है? नेक्स्ट, टाइम टू स्टार्ट द रिस्पॉन्स। ये भी एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड एरिया है। पहले ही दिन हम सोचते हैं कि हम टाइम पे फोकस करेंगे, गलत। अगेन अप्रोच गलत है। पहले तो स्किल मास्टर करने पे फोकस करना है ना, जैसे नोट टेकिंग, जैसे वोकैबुलरी को सेंटेंस में कैसे यूज करके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म करके बोलना, ये सेकंड हो गया। फिर आता है फ्लुएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो स्टेजेस अगेन, ठीक है?
अब टाइम टू स्टार्ट द रिस्पॉन्स मतलब हर सेगमेंट के एंड एंड पे वो जो बेल साउंड बजती है, अब बेल साउंड बजने के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर रिस्पॉन्स इन लेस देन 5 सेकेंड्स। मतलब 5 को आप गिन नहीं सकते, लेस देन 5 है। मतलब मैक्सिमम मेरे पास 4 सेकेंड है टू स्टार्ट माई रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो हर सेगमेंट में ध्यान रखना। हम थोड़ी हर सेगमेंट में घड़ी लेके बैठेंगे या अलार्म लेके बैठेंगे कि भाई 3 सेकंड पे अलार्म बजेगा तो हमें रिमाइंडर लगेगा, नहीं। वो मेंटली प्रैक्टिस से होगा कि हमें पता है कि भाई बेल बजा, एक आध सेकंड में शुरू कर दो बोलना। जब लिमिट 4 की है तो हमें 4 थोड़ी अपने लिए सेट करना है, हमें तो एक लेवल ऊपर चलना चाहिए ना। 3 सेकंड में चलो लेट्स से हम बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि एग्जाम में हमें कोई दिक्कत आए ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि टाइम पे आंसर स्टार्ट हो, प्रैक्टिस के टाइम पे ही, ताकि रियल एग्जाम में इसकी कोई दिक्कत आए ही नहीं। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। मैंने इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स पिछले इतने वर्षों में देखे हैं जहां पर स्टूडेंट कितनी बार कहते हैं मैं डर गया था, मैं डर गई थी, मैं एकदम नर्वस हो गया था मोहित, मैं मतलब मेरे पाँव ऐसे कांप रहे थे, मैं पसीना आ रहा था, ऐसा ये सब लोग बोलते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं, हो सकता है आपने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी हो, लेकिन एग्जाम फियर एक नेचुरल, वो हमारा एक वो होता है कैरेक्टर, कि एग्जाम का वो स्ट्रेस हम लेते हैं, उसके वजह से हम डरते हैं, और उसके वजह से वो सारा एग्जाम में आता है। इसीलिए मैंने कई बार देखा है कि लोगों के फर्स्ट डायलॉग में काफी कम मार्क्स होते हैं और सेकंड डायलॉग में फिर भी उनको डिसेंट स्कोर्स होते हैं, क्योंकि जब एग्जाम शुरू होती है तब आप ज्यादा डरे हुए होते हो। फिर जैसे जैसे एग्जाम खत्म होती जाती है, आप थोड़ा सा कंट्रोल में आते हो, आपके इमोशंस कंट्रोल में आते हैं, आप नॉर्मल होते जाते हो, और फिर बाय द टाइम सेकंड डायलॉग शुरू होता है आप नॉर्मल हो जाते हो एंड यू गिव योर बेस्ट। सो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो तो आपका ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगा, गलतियां कम होंगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक फ्रॉम योर टीचर। आपके टीचर को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोर देन यू हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। अगर आपके टीचर ने बोल दिया, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली फीडबैक देता हूं, मैं कोई ग्रुप वगैरह क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होता है कि एक ही ग्रुप बना के उसमें 100 लोग डाल दो और सबको फीडबैक दो, वो अच्छी चीज नहीं है। तो मैं हर स्टूडेंट को पर्सनली फीडबैक देता हूँ टेलीग्राम पे। अब वो क्या करते हैं, उनके पास प्लान है कि भाई हमें आज मोहित को ये भेजना ही भेजना है, तो उनको पता है मोहित को नोट टेकिंग की फोटोज हमें भेजनी है, मोहित को आंसर्स हमें हर सेगमेंट के रिकॉर्ड करके भेजने हैं, हमें आंसर्स ये वाले लिख के भेजने हैं, मोहित ने ये बोला है कि ये ग्रामर एरर है तो ये फिर से करके भेजो। तो एक टाइम के बाद उनको मालूम है कि मेरा फीडबैक उनको ये जाता है कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, परफेक्ट, वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। वो कांस्टेंट आप जब सुनते हो ना, यू आर रेडी फॉर द टेस्ट, ग्रेट, और वो भी उन उससे जो इतने सालों से यही काम कर रहे हैं और इतने लोगों को पढ़ा रहे हैं, दैट गिव्स यू दैट मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक और आई विल बी एबल टू क्रैक इट बिकॉज समबडी डज से दैट एवरीथिंग इज फाइन और बहुत बढ़िया चल रहा है काम। तो ये भी बड़ा मायने रखता है कि भैया हमें, हम मतलब कर लेंगे ना ये फीलिंग, क्योंकि $814 खर्च किए हैं तो हमें पास होना है। तो कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। अगर हम लो कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो उससे गलतियां बढ़ती हैं और कभी कभी इतनी बढ़ जाती हैं कि पेपर ही क्लियर नहीं होता। तो वो भी ध्यान में रखना है। बस यही वो पॉइंट्स थे मुझे जो शेयर करने थे। मैं यही कहूंगा कि हाँ, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वोकैबुलरी सिर्फ रटना इज नॉट नाटी। नाटी में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको शेयर करी हैं, वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है, फीडबैक होना वन ऑन वन बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम है ये ह्यूमन चेक होती है, 100%। इसको कोई सॉफ्टवेयर चेक नहीं करता। तो एक ह्यूमन द्वारा अपने आंसर्स चेक करवाइए, सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं, जहां पे सब कुछ प्रोग्रामिंग में करा हुआ है। तो आप जो भी बोलो वो उसके हिसाब से आपको कुछ भी नंबर उठा के दे दे और आप उसको मान लो, ऐसा नहीं होता। एक ही सेगमेंट को बोलने के 25 तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। सॉफ्टवेयर में जो एक तरीका फीड कर दिया, उससे जितना आंसर मिल गया उतने हाई नंबर मिल गए। लेकिन जो टीचर होता है उसको असली हिंदी आती है, उसको पता है कि ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो असली चीज पे फीडबैक लीजिए ताकि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। विद दैट आई विश यू ऑल द लक, गुड बाय।